नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं CMJ की MCQ जड़ी बूटी सेट 15 का। जो स्टूडेंट अभी भी CMJ की MCQ जड़ी बूटी क्या है उनको नहीं पता, तो मैं उनको एक बार बताना चाहता हूं कि CMJ की MCQ जड़ी बूटी के अंदर 1500 बेस्ट प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू है अकाउंटेंसी के, मतलब कि इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू किसके रहने वाले हैं, अकाउंटेंसी के रहने वाले हैं। 1500 बेस्ट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू अकाउंटेंसी के हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। अकाउंटेंसी बोले तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट, ये सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए उन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाले हैं जहां पर अकाउंटेंसी आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछी जाने वाली है। मैंने क्या कर रखा है, इन 1500 एमसीक्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सॉरी, इन 1500 एमसीक्यू को मैंने 30-30 क्वेश्चन के 50 सेट में डिवाइड किया हुआ है। 30-30 क्वेश्चन के 50 सेट में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि टोटल मिलाकर ऐसे आपके 1500 एमसीक्यू रहने वाले हैं। इन 30 एमसीक्यू में से, इस 30 एमसीक्यू में से मैं आपको 10 एमसीक्यू यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करवाने वाला हूं और 20 एमसीक्यू में आपको हमारा, मतलब कि टोटल मिलाकर 30 एमसीक्यू जो है वो मैं आपको हमारा जो वीडियो कोर्स है, जो कि आपको कहां पर मिलने वाला है, जो कि मिलने वाला है आपको हमारी एप्लीकेशन कॉमर्स प्रेप के ऊपर, वीडियो कोर्स ऑफ CMJ की MCQ जड़ी बूटी है ना, वहां पर इसका वीडियो मिलने वाला, वहां पर इसका कोर्स मिलने वाला है, वहां पर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। यानी कि आपको 1500 MCQ का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा हमारे इस वीडियो कोर्स के अंदर, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि मैं ये पूरी की पूरी जो बुक है CMJ की MCQ जड़ी बूटी की, जिसमें 1500 MCQ रहेंगे, जिसकी प्राइस हमने रखी है अभी मात्र 399, आप इस 399 के अंदर यह बुक अपने घर बैठे मंगा सकते हो। इसके लिए आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, जो इसका इस वीडियो का जो फर्स्ट पिन कमेंट है वहां पर आपको उसका डायरेक्टली लिंक गिवन है, आपको उस डायरेक्टली लिंक से आपको वहां जाना है, वहां पर अपना एड्रेस डालना है और पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे विद इन 24 आपको आपकी जो ट्रैकिंग आईडी है पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम आपकी ये बुक आपके घर पे भेजेंगे। तो विद इन 24 आवर आपकी जो ट्रैकिंग आईडी है वो कॉमर्स प्रेप के ग्रुप चैट बॉक्स पे मिल जाएगी। ग्रुप चैट बॉक्स कौन सा रहेगा, चैट वाले ऑप्शन के अंदर इसका जो कोर्स है CMJ की MCQ जड़ी बूटी हार्ड कॉपी बुक, उस वाले कोर्स के अंदर आपको PDF दिखेगी। उस PDF के अंदर आपको आपका नाम देखना है, वहां पर आपको ट्रैकिंग आईडी दिख जाएगी पोस्ट ऑफिस की, उसको पोस्ट ऑफिस की साइट से जाकर ट्रैक करना है। ये मैंने एक छोटा सा 2 मिनट का डिस्क्रिप्शन दे दिया है CMJ की MCQ जड़ी बूटी के बारे में। डिटेल्ड वीडियो भी मैंने फर्स्ट पिन कमेंट बॉक्स के अंदर डाल रखा है, वहां से जाकर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि सैलरी पेड। अब देखो, आपने सैलरी पे की है, तो सैलरी पे की है वो किस टाइप की एंट्री होती है? क्या वो कैपिटल एंट्री होती है? कैपिटल एंट्री तो वो होती है जो कि केवल और केवल जब आप कैपिटल ऐड करते हो या फिर कैपिटल निकालते हो, कैपिटल से रिलेटेड जो एंट्रीज होती है वो होती है कैपिटल एंट्री। क्या वो क्रेडिट एंट्री होती है? क्रेडिट एंट्री होती है इनकम से रिलेटेड। आई बात समझ में? क्रेडिट एंट्री किससे होती है? इनकम से रिलेटेड। आप कहते हो ना आपको इनकम को क्रेडिट करना है और एक्सपेंसेज को डेबिट करना है, क्योंकि सैलरी पेड तो क्या है, आपका एक एक्सपेंसेज है, इसलिए ये कौन सी एंट्री होगी? डेबिट एंट्री होगी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? जो क्लोजिंग ओपनिंग एंट्रीज वगैरह होती है वो आपके लिए एडजस्टमेंट एंट्री होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट एंट्री आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हेन कंपनी इज इन प्रॉफिट, कंपनी क्या है? फायदे में है। इट इज रिकॉर्डेड विच टाइप ऑफ अकाउंट, इट इज रिकॉर्डेड इन विच टाइप ऑफ अकाउंट। देखिएगा, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हमारी जो कैपिटल होती है उसमें एड या लेस कर देते हैं। आई बात समझ में? एड या लेस कर देते हैं। प्रॉफिट हुआ तो एड और लॉस हुआ तो लेस, यानी कि उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है या फिर कैपिटल कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये पूछता है कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उसको कौन से टाइप ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? उसको कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। लाल लिमिटेड इशू
10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ये 10% किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 10% इंडिकेट कर रहा है इसकी डिविडेंड की रेट को, कि आपको इसके ऊपर 10% की डिविडेंड रेट देनी है। ये जो भी डिविडेंड वगैरह दिए जाते हैं वो किसके ऊपर दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं उस शेयर की फेस वैल्यू के ऊपर, ध्यान रखिएगा, ना कि इश्यू प्राइस के ऊपर। तो यह शेयर कितने का है, 10 रुपये का शेयर है। तो 10 रुपये का शेयर है, 10% का डिविडेंड देना है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि डिविडेंड कितना परसेंट देना है? बिल्कुल सर जी, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करते हैं कि आपको डिविडेंड कितना देना है, तो आपको डिविडेंड देना है, फेस वैल्यू है आपकी 10, इसके ऊपर डिविडेंड देना है आपको 10% का। तो 10 का 10% कितना हुआ, 10 का 10% कितना हुआ, 1 रुपया। आपको 1 रुपये का डिविडेंड देना है। यहाँ तक कि हमको ये बात समझ में आ गई है, और डिविडेंड वगैरह जो मिलता है वो शेयर्स की फेस वैल्यू पर मिलता है, ये बात हमको समझ में आई है। आगे कहता है कि 2 रुपये के डिस्काउंट के ऊपर इसको इश्यू किया। अब हम यहाँ पर इसकी इश्यू प्राइस निकालेंगे। इश्यू प्राइस निकालेंगे, इश्यू प्राइस क्या निकालेंगे, जो भी इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये। अब आप कहोगे सर जी डिस्काउंट पे तो इशू कर ही नहीं सकते हैं, किताब में कुछ भी लिखा हुआ है, आपको वहीं से बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट जो ऑप्शन है उसका आंसर देना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं, या फिर ई ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, मैं तो उसको टिक करके आ जाऊंगा, वैसा मत कर देना। एग्जामिनर कहता है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आपको बेस्ट आंसर आपका चूज करना है। 2% डिस्काउंट, अब 2% डिस्काउंट किसका होगा, 10 का 2%। तो यहाँ पर 10 का 2% कितना होता है, 0.2, ये आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट घटाने के बाद में 10 में से 0.2 जाएगा, तो ये 9.8 बच जाएगा। इश्यू प्राइस कितनी है इसकी, 9.8 है। आई बात समझ में। कॉस्ट ऑफ इश्यू पर शेयर, जब आप इस शेयर को इश्यू कर रहे हो तो इसके ऊपर 0.20 की कॉस्ट भी पड़ी है इसको इश्यू करने की। तो मतलब कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इश्यू कितनी है, 0.20 भी, यानी कि 0.2। तो मतलब कि आपको इससे इस शेयर से नेट कितना रुपए मिलेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी कितनी होगी, आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी 9.8 माइनस 0.2, 9.6। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए, एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड आपका पर शेयर कितना था, 1 रुपये का आ गया, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस कितनी थी, इश्यू प्राइस थी आपके लिए 9.8, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कोई भी इश्यू एक्सपेंसेज होगा वो, और क्योंकि आंसर परसेंटेज में निकालना है तो इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा एनुअल डिविडेंड, इश्यू प्राइस है आपके लिए 9.8, उसमें से 0.20 आपके इश्यू एक्सपेंसेज माइनस हो जाएंगे तो 9.6 बचेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके लिए आंसर क्या आ जाएगा, आपके लिए आंसर आ जाएगा 10.4167। आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर थर्ड में आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए, डी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इस मॉक टेस्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी भी आपकी तैयारी चल ही रही है। एग्जाम से पहले 2 दिन पहले भी अगर आपने कुछ नया सीखा है तो अच्छी बात है ना, वही चीज़ अगर एग्जाम के अंदर आ गई तो फिर आपका सीखा हुआ काम आ जाएगा। तो कभी भी कोई नई चीज़ आ भी रही है एग्जाम से पहले तो उसमें घबराने की कोई बात आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझो। हमेशा मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप फ्रेश माइंड से एग्जाम में जाओ। फ्रेश माइंड से जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपके ऐसे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कहता है कि इन ए मंथ, एक महीने में पेमेंट ऑफ वेजेस आया 1400 रुपये का। 1400 रुपये का हमने पेमेंट किया वेजेस का, ओके, मतलब कि 1400 रुपये हमने वेजेस के पे किए हैं। विच लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/8 मंथ, मतलब कि जो लेग ऑफ वेजेस है वो है 1/8, मतलब एक महीने में जितना भी वेजेस बनता है आपका उसका 8 में से 1वां हिस्सा तो आपको पे ही नहीं होता है। ये लाइन का मतलब देखो, व्हेन लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस क्या है, देखो लाइन को समझो। अगर कभी भी चीजों को अकाउंट्स आसान है, बस आपको उनके आपकी देसी लैंग्वेज में मतलब समझना है। लेग का मतलब होता है देरी, ये लाइन लिख दी साहब। आई बात समझे। इस लाइन का मतलब क्या होता है ये समझो। इस लाइन का मतलब होगा कि भाई एक महीने में, एक माह में समझो
8 रुपए का पेमेंट होना है, तो 1 रुपए का पेमेंट नहीं होगा, 7 रुपए का पेमेंट होगा। 1/7 का मतलब क्या हुआ, 1/8 का मतलब क्या हुआ, 8 में से 1 रुपए का पेमेंट उस महीने नहीं रहता है, मतलब कि 1 रुपया आउटस्टैंडिंग रहता है जो कि अगले महीने पे होता होगा, और 7 रुपया सेम मंथ पेड होता है। ये इस लाइन का मतलब होता है। आई बात समझ में? ये पहले लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर कहीं पर भी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि इन ए मंथ द पेमेंट हुआ 1400 रुपए का। नेट जो पेमेंट हुआ, ये जो पेमेंट बता रहा है, पेमेंट ऑफ वेजेस बता रहा है, ये बता रहा है केस का पेमेंट कितना हुआ। उस महीने उतना पेमेंट बनता है नहीं बनता है, क्योंकि उस महीने में कुछ तो पेमेंट पिछले महीने का भी है। तो कहता है 1400 का पेमेंट हुआ, और लेकिन पेमेंट है 1/8, मतलब कि 8 में से 1 रुपया तो आउटस्टैंडिंग रहता ही रहता है। करंट मंथ का पेमेंट था 1200 रुपया। अब देखो, समझो समझो मेरी बात सुनना है ना, जो लिखा हुआ है। करंट मंथ का पेमेंट कितना बना, मैं आपसे ये पूछता हूं, करंट मंथ का पेमेंट कितना बना? आपने कहा 1200 रुपया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या 1200 का 1200 इस महीने पे हो जाएगा क्या? क्या 1200 को 1200 इस महीने पे हो जाएगा क्या? नहीं सर, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की थी कि 1/8 मतलब 8 में से 1 रुपया तो बाकी ही रहेगा। तो बताओ इस 1200 में से कितना रुपया बाकी रहेगा, यानी आउटस्टैंडिंग रहेगा। ये मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं। एग्जाम में इतना टाइम लगेगा कि नहीं, समझा रहा हूं आपको। जब एक अच्छा टीचर वही होता है, जब वो कोई क्वेश्चन को समझाता है तो वो स्टूडेंट के लेवल पर आकर उसको समझाता है, तभी जाकर वो अच्छा स्टूडेंट होगा। आई बात, तभी जाकर वो एक अच्छा टीचर होगा। अभी मैं इसका फटाफट से आंसर लिख दूंगा, आपकी नजरों में टीचर तो समझदार हो जाएगा, लेकिन आप खुद समझदार नहीं बन पाओगे उस तरीके से, ठीक है ना? तो बाकी ये आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा और कितना पेड होगा। तो अभी जो हमने बात कही कि सर जी 1/7 तो आउटस्टैंडिंग रहेगा, मतलब कि 1200 का 1/7 तो आउटस्टैंडिंग रहेगा, 1/8 सॉरी 1/8 तो आउटस्टैंडिंग रहेगा, और 1200 में से 7/8 पे हो जाएगा। क्या मैंने ये बात कही? हाँ सर जी, आपने ये बात कही है। तो चलो कैलकुलेटर में तो निकाल लेता हूं, आप मत निकाल क्योंकि आपको अलाउ नहीं होगा। 1200 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो मतलब कि 150 रुपया तो यहां पर आउटस्टैंडिंग रहेगा, और 1200 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 1050 उसको उस महीने पे हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? मतलब कि उसको उस महीने कितना पे होना चाहिए? 1050। इस लाइन का ये मतलब हुआ, मतलब 1050 इस मंथ उसको पे होना चाहिए एज पर क्वेश्चन। हाँ सर जी, बट पे कितना हो रहा है? बट अब मैं अलग पेन यूज कर लेता हूं। पे कितना हो रहा है ये बताओ, पे कितना हो रहा है? ये अभी हमने देखा 1400 रुपया कितना पे हो रहा है, द मंथ पेमेंट कितना हुआ? 1400, मतलब कि 1050 इस महीने का है और 1400 टोटल पे हो रहा है, तो जो डिफरेंस है वो कंफर्म है कि पिछले महीने का है। मीन डिफरेंस पेमेंट कंफर्म पिछले मंथ का है, मतलब पिछले मंथ का है, यानी पिछले मंथ का आउटस्टैंडिंग है। तो कल बताओ डिफरेंस पेमेंट कितना हुआ? 1400 आपने पे किया, बन रहा है आपका 1050, मतलब कि 350 रुपया लास्ट मंथ का आउटस्टैंडिंग है। क्या ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। और आउटस्टैंडिंग कितना रहता है? 8 में से एक हिस्सा आउटस्टैंडिंग रहता है, मतलब ये 350 एक हिस्से के बराबर है।
तो 8 हिस्से के बराबर कितना हो जाएगा, 300, 300, 700, 700, 1400, 1400, 2100, 2800, कितना हो जाएगा 2800 रुपया। मतलब कि लास्ट महीने का पेमेंट कितना रहा होगा, बना होगा 2800 का पेमेंट बना होगा, 2800 का 17 बोलो तो 350 रुपए अगले महीने पे हुआ, और 7/8 बाकी जो डिफरेंस है 2450 रुपए का वो पिछले महीने ही पे हो गया। तो क्वेश्चन यही कहता है टोटल वेजेस कितना था, पूछ रहा है कि टोटल वेजेस कितना था प्रीवियस मंथ का। तो टोटल वेजेस प्रीवियस मंथ का था, टोटल वेजेस प्रीवियस मंथ का कितना था, 2800 रुपए का था। उसमें से 350 रुपए तो आउटस्टैंडिंग रहा और 2450 रुपए उस महीने पे कर दिया गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस जब एग्जाम का लेवल हार्ड होता है, जैसे कि जेवीएनएल वाले एग्जाम, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहीं पर स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी तरीका सीख लिया तो आगे भी क्वेश्चन जब आएंगे तो इसी तरह से आएंगे और आप वहां पर भी क्वेश्चन को कर पाओगे। इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल है? बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, डिस्काउंट जो देते हो ये तो खर्चा है, कोई एसेट्स नहीं है, कॉपीराइट जो है वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, देखो मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि यार जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, उसमें आता है परचेज, उसमें आता है क्लोजिंग स्टॉक। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है क्या? वो अधिकतर नहीं पूछता है एग्जाम में ना, अपन मेन इंपॉर्टेंट। अगर मैंने यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा तो यहां पर मैं लिखूंगा सेल, और अगर मैंने यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लिखा ही नहीं तो यहां पर क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल। ये बात ध्यान में रखना। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो सेल हो जाएगी क्योंकि सेल में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड रहता है, और अगर सेल नहीं लिखी तो मेरे यहां पर क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लो ना। ये क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। डी आपका आंसर है जाएगा। ये अजम्पशंस कौन सी है, डिविडेंड पॉलिसी की। देखो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर, देखो डिविडेंड पॉलिसी में दो तरह की थ्योरीज रहती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एक होती है रिलीवेंट और एक होती है इरिलीवेंट। रिलीवेंट कहती है कि डिविडेंड देना सही रहता है, आपके शेयर्स की भी वैल्यू और फर्म की वैल्यू पर उसका इफेक्ट आता है। इरिलीवेंट कहता है डिविडेंड देने से शेयर्स की वैल्यू और फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इरिलीवेंट कोई एम 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 बकता ही रहता है ना, कहता है ना ज़्यादा मम मत कर, है ना। तो एमएम जो है वो इरिलीवेंट अप्रोच है, मोदी गिलानी एंड मिलर, है ना। और रिलीवेंट आपकी जिंदगी में क्या है, एक तो वोटर है और एक गॉड है। तो वोल्टर और गॉर्डन का जो मॉडल है वो आपके लिए रिलीवेंट थ्योरी में आती है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछता है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये कहता है कि मोदी गिलानी और मिलर जो कि एक इरिलीवेंस थ्योरी, देखो खुद ही कह रहा है ना। ये एग्जाम में हालांकि कहना नहीं चाहिए था, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनना चाहिए था तो, है ना। लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है पूरा लिखा है इसलिए मैंने पूरा लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पशन ऑफ द मोदी गिलानी मिलर, इतना ही रहता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता मेरे को ये, है ना। तो कहता है कि कोई पर्सनल या कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होते हैं, बिल्कुल मोदी गिलानी मानते हैं कि कोई पर्सनल या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं है। डिविडेंड पॉलिसी हैज इट्स इफेक्ट ऑन फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या डिविडेंड पॉलिसी का फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर इफेक्ट आता है, यानी कि रिलीवेंट है, नहीं। एम तो इरिलीवेंट थ्योरी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड पॉलिसी दोनों ही अलग अलग होते हैं बिल्कुल, और कोई भी जब शेयर को इश्यू करते हो तो उसको इश्यू करने से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है। ये वाली बात भी आपकी मोदी गिलानी एंड मिलर कहते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, बी पॉइंट सही नहीं होगा। ये कहता है डिविडेंड, इनके अकॉर्डिंग डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है फर्म्स की कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर। इन केस ऑफ डेट बिकमिंग डेट, डेट जो होते हैं वो बेड बन गए, मतलब कि कोई देनदार थे जो आपकी एसेट्स थी, देनदार जो थे वो आपकी एसेट्स थी, उन्होंने रुपया देने से मना कर दिया, मतलब एसेट्स में कमी हो गई। एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो यानी कि आपका डेटर्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और बेड डेट्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस है,
इसलिए डेबिट हो गया। और डेटर्स कम क्रेडिट क्यों होंगे, क्योंकि एसेट्स है वो आपकी कम हो गई। एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट। द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, कहाँ पर क्रेडिट होगी, डेटर्स अकाउंट में। क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है वो कौन से शीर्षक के तहत दिखाया जाता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट्स होती है। 10th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। A capital busting technique that explicitly incorporated an estimated interest rate, जो कि एक ऐसी इंटरेस्ट रेट को बताती है इनटू बेसिक कंप्यूटेशन। पूंजी बजटन की वह तकनीक जिसमें मूल गणना में अनुमानित ब्याज दर को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाता है। मतलब कि हम यहाँ पर एक ब्याज दर लेंगे और उस ब्याज दर से जो भी रुपए की फ्यूचर की वैल्यू आएगी उसको प्रेजेंट पर लेकर आएंगे। वो कौन सी टेक्निक होती है, वो टेक्निक होती है आपकी, देखो, पे बैक पीरियड और आईआरआर तो कोई रेट का यूज ही नहीं करते हैं आपके। आई बात समझ में, मतलब कि ये फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर ही नहीं आते हैं, इसलिए ये आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक के तहत आते हैं या फिर नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के तहत आप इसको कह सकते हो। अब आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसके अंदर एक एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट का यूज किया जाता है और फ्यूचर के जो कैश फ्लो होते हैं उसको आज की डेट में लेकर आया जाता है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आया जाता है। आईआरआर में तो वो एस्टिमेटेड रेट फाइंड की जाती है, जबकि नेट प्रेजेंट वैल्यू में वो एस्टिमेटेड रेट यूज की जाती है। तो यूज कहां पर की जाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। विथ लॉजिक लिखिएगा, जवाब देने में हमको भी मजा आएगा। और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी के बारे में सब कुछ डिटेल्ड है। अगर आप जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आप बेझिझक मंगा लीजिएगा। कॉमर्स प्रेप ऐप पे जाना है, वहां पर इसका आपको कोर्स दिख जाएगा। 399 रुपीज़ की बुक है, पे करना है विद इन 24 आवर। आपको पोस्ट ऑफिस की ट्रैकिंग आईडी आपके जो चैट का जो ऑप्शन होता है ऐप में, वहां पर ग्रुप ऐप चैट बॉक्स में मिल जाएगी। विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगी। पोस्ट ऑफिस की है तो आपके गांव धाणी कहीं पर भी आप मंगाओ, आपको विद इन 7 days डिलीवर हो जाएगी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।